नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपसे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के पार्ट 1 पर चर्चा की थी, जिसमें हमने देखा था कि प्लेट यानी कि विवर्तनिकी क्या है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है। इसके साथ साथ हमने देखा प्लेट क्या है, प्लेटों का वर्गीकरण कैसा है, जिसमें हमने स्थिति और आकार के आधार पर देखा। स्थिति के आधार पर हमने देखा था कि जो प्लेटें हैं वो महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट हैं, जबकि आकार के आधार पर कुछ बड़ी प्लेटें थी और कुछ छोटी प्लेटें थी। इसमें हमने देखा था बड़ी प्लेटों के अंतर्गत अंटार्कटिका प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेटों के बारे में चर्चा की थी। तो ठीक है दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के पार्ट 2 जिसमें हम बात करेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें और शामिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम बात करते हैं आपसे छोटी प्लेटों के बारे में। उपर्युक्त प्रमुख या बड़े प्लेट कितने थे दोस्तों? आपके 7 थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त जितने भी शेष प्लेट हैं, यानी कि बड़े प्लेटों के अलावा जो भी प्लेट आपके बचते हैं, उन्हें हम छोटे प्लेटों की श्रेणी में रखते हैं। कुछ प्रमुख छोटे प्लेट निम्नलिखित इस प्रकार के हैं। इनकी संख्या लगभग हम 20 करके मानते हैं। ठीक है, तो उसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी नजका प्लेट। छोटे प्लेटों में सबसे बड़ा प्लेट नजका प्लेट है। तो ये भी आपका एक फैक्ट है, इसे भी आपको याद रखना चाहिए कि छोटे प्लेटों में सबसे बड़ा प्लेट कौन सा है, तो नजका प्लेट है। यह एक महासागरीय प्लेट है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। इसकी स्थिति प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग पर है। इसके उत्तर में कोकोस प्लेट, दक्षिण में अंटार्कटिका प्लेट और पूर्व में दक्षिण अमेरिकी प्लेट तथा पश्चिम में प्रशांत महासागरीय प्लेट अवस्थित है। ठीक है, इसे हम एक मैप में भी देखेंगे, तो आप अभी इतना जानिए कि ये प्लेट है कहाँ पर। इसके बाद है कोकोस प्लेट। यह भी एक महासागरीय प्लेट है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नजका और कोकोस दोनों महासागरीय प्लेट हैं। इसकी जो स्थिति है वो पूर्वी प्रशांत महासागर में है। इसके पूर्व में उत्तरी अमेरिकी प्लेट का दक्षिणी पश्चिमी भाग, पश्चिम में प्रशांत महासागर तथा दक्षिण में नजका प्लेट अवस्थित है। इसके बाद है अगली प्लेट आपकी स्कोशिया है। यह भी एक महासागरीय प्लेट है, यानी नजका, कोकोस और स्कोशिया ये तीनों महासागरीय प्लेट हैं। इसकी स्थिति दक्षिणी अटलांटिक महासागर के पश्चिम में है। इसके उत्तर तथा पश्चिम में दक्षिण अमेरिका प्लेट तथा दक्षिण में अंटार्कटिका प्लेट अवस्थित है। इसके बाद है कैरेबियाई प्लेट। इस प्लेट के ऊपर कैरेबियाई द्वीप समूह के साथ साथ कैरेबियन सागर भी स्थित है। ठीक है, इसमें महाद्वीपीय तथा महासागर दोनों की स्थिति है, यानी कि कैरेबियाई प्लेट है जो वो आपकी महाद्वीपीय भी है और महासागरीय भी है। इसके बाद है अरेबियन प्लेट। आपने अरब प्रायद्वीप का नाम सुना होगा, जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। यह प्लेट एक महाद्वीपीय प्लेट है। इसकी स्थिति यूरेशियाई प्लेट के दक्षिण पश्चिम में तथा अफ्रीकी प्लेट के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यह प्लेट यूरेशियाई प्लेट को अफ्रीकी प्लेट से अलग करती है। ठीक है, यहाँ पर आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो अरेबियन प्लेट है आपकी, जो इस समय आपका इजराइल और फ़िलिस्तीन पर युद्ध हो रहा है, ये दोनों ही देश आपके इसी प्लेट के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है फिलीपीन प्लेट। यह प्लेट प्रशांत महासागर के पश्चिम में तथा यूरेशियाई प्लेट के पूर्व में स्थित है। इस प्लेट के उत्तर फिलीपींस देश है। ठीक है, इसके बाद है आपकी कैरोलिन प्लेट। यह प्लेट प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में फिलीपीन प्लेट के दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित है। इसके दक्षिण पश्चिम में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट तथा उत्तर पूर्व में प्रशांत महासागरीय प्लेट स्थित है।
यह भी एक महासागरीय प्लेट ही है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कैरोलिन प्लेट कौन सी है, तो ये महासागरीय प्लेट है। इसमें फ्यूजी द्वीप समूह स्थित होने के कारण इसे फ्यूजी प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है जुआन डी फ्यूका प्लेट। यह प्लेट प्रशांत महासागर के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इसके दक्षिण पश्चिमी भाग में प्रशांत महासागरीय प्लेट तथा उत्तर पूर्वी भाग में उत्तरी अमेरिकन प्लेट स्थित है। इसके बाद अगली प्लेट है आपकी सोमाली प्लेट। यह प्लेट अफ्रीकी प्लेट के पश्चिम पूर्व में, दोस्तों ये गलत लिखा है, पूर्व में, अफ्रीकी प्लेट के पूर्व में स्थित है। इसके पूर्व में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पश्चिम में अफ्रीकन प्लेट तथा दक्षिण में अंटार्कटिक प्लेट अवस्थित है। इस प्लेट के ऊपर अफ्रीका का जो मेडागास्कर है, सोमालिया, मोजाम्बिक और हिंद महासागर के पश्चिमी भाग अवस्थित हैं। ठीक है। अब दोस्तों इस चित्र के माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हो कि कौन सी प्लेट कहाँ पर है। इसी में आपको बड़ी प्लेटें भी दिख जाएंगी और छोटी प्लेटें भी। बड़ी प्लेटों की बात करें तो ये आपकी अंटार्कटिकन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। इसे आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि कितना बड़ा विशाल है ये। इसके बाद प्रशांत महासागरीय प्लेट है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। यूरेशियन प्लेट आपकी ये है। ठीक है। अफ्रीकन प्लेट आपकी ये रही। साउथ अमेरिकन प्लेट आपकी ये है। उत्तरी अमेरिकन प्लेट आपकी ये है। ठीक है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मिला करके आपका यहाँ से बनता है ये पूरा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद छोटी प्लेटों की बात करेंगे आप, तो जैसा हमने पहले नजका प्लेट बताई वो आपकी ये रही। इसके बाद कोकोस प्लेट आपकी ये रही। स्कोशिया प्लेट ये है आपकी। अरेबियन प्लेट दोस्तों आपका ये है। ठीक है। सोमालियन प्लेट आपकी ये रही। फिलीपाइन प्लेट आपकी ये रही। ठीक है। फिलीपाइन प्लेट के नीचे ही यहाँ पर है आपकी कैरोलिन प्लेट, कैरोलिन प्लेट। ठीक है। इसके बाद कैरेबियाई प्लेट आपकी ये है और जुआन डी फ्यूका प्लेट आपकी ये है। ठीक है। तो इस चित्र को आप अच्छे से देख सकते हैं और प्लेटों का अलग अलग कौन सी किस भाग में स्थित है और उनकी क्या लोकेशन है इसे आप अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपसे प्लेट सीमाओं के बारे में। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में जो ये आपकी प्लेट सीमा है यही सबसे ज़्यादा प्रमुख है, प्लेट बाउंड्रीज। इसे प्लेट मार्जिन भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इस प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में इन सीमाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। प्लेट के सभी किनारे वाले भाग को प्लेट सीमा कहा जाता है। मान लीजिए ये आपकी प्लेट है अगर, तो इसके जो किनारे वाले भाग हैं ये चारों तरफ के, ये क्या है, यही आपकी प्लेट सीमा कहलाते हैं। ठीक है। और इन्हीं प्लेट सीमाओं के सहारे भ्रंश, वलन, भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत, कटक, खाइयाँ आदि सभी विवर्तनिकी क्रियाएं संपन्न होती हैं। ठीक है। तो ये जो तो प्लेटें हैं, अब जो प्लेट की सीमा है दोस्तों वो गति के आधार पर, ये आधार आपको याद रखना चाहिए। प्लेटों की गति के अनुसार ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अपसारी प्लेट सीमा यानी कि डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, अभिसारी प्लेट सीमा यानी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, रूपांतरण प्लेट सीमा यानी ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ये 3 प्रकार की आपकी प्लेटों की सीमाएं होती हैं। ठीक है। अब हम इन्हें एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका अपसारी प्लेट सीमा यानी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। जब 2 या 2 से अधिक प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं, ठीक है, तो उसके मध्य प्लेट सीमा अपसारी प्लेट सीमा कहा जाता है। ठीक है। इस प्लेट सीमा को रचनात्मक प्लेट सीमा भी कहा जाता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों प्लेटों के मध्य एक नए क्षेत्र का निर्माण होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अपसारी प्लेट को रचनात्मक क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोनों प्लेटों के मध्य एक नए क्षेत्र का निर्माण होता है। अधिकांश अपसारी प्लेट सीमा महासागरीय कटकों के दोनों किनारे पर होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। जिस स्थान से 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं उस स्थान को क्षेत्र प्रसारी
यानी स्प्रेडिंग साइड कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी दो प्लेटें हैं और ये जिस भाग से हट रही हैं, ये वाला पार्ट से हट रही हैं, तो इसे आप क्या कहोगे, क्षेत्र प्रसारी स्थान कहोगे। इन क्षेत्रों में धरातल की भीतर अर्थात मैंटल से लावा हमेशा ऊपर की ओर उठता रहता है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में समुद्री कटकों का निर्माण होता है। ठीक है, अपसारी प्लेट सीमा के कारण ही अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ है। ये भी आपको याद रखना है, अटलांटिक महासागर का निर्माण क्यों हुआ है, अपसारी प्लेट सीमा के कारण हुआ है। इस महासागर का विकास अमेरिकी प्लेट और यूरेशियाई तथा अफ्रीकी प्लेटों के अलग या दूर जाने के कारण हुआ है। ठीक है, अटलांटिक महासागर के मध्य महासागरीय कटक अपसारी प्लेट सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण है। इस प्लेट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई ये प्लेट है पूरी, ये अब बीच वाले भाग से ये टूट करके दो अलग अलग दिशा में गई। ऐसे नहीं दोस्तों, आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक प्लेट आपकी ये है और एक प्लेट आपकी ये है, तो ये एक पूर्व दिशा में जा रही है और एक पश्चिम दिशा में जा रही है। तो इस प्रकार की जो सीमा होगी वो कौन सी होगी, अपसारी होगी। अब नीचे से आपका जो लावा होता है वो बाहर आता है और इन दोनों भागों में जमता चला जाता है, तो इससे क्या होता है, एक नए क्षेत्र का निर्माण होता है। इसीलिए इसे अपसारी प्लेट कहते हैं और रचनात्मक प्लेट भी कहते हैं। इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण दोस्तों मध्य अटलांटिक कटक है। इस चित्र में आप देख सकते हैं अच्छे से। इस चित्र में आप जब देखेंगे तो ये आपका अटलांटिक महासागर है पूरा। ठीक है, इसके मध्य में आप इस कटक को देख सकते हैं। लगभग उत्तरी भाग से स्टार्ट होकर के अंटार्कटिका तक जाती है ये। और इसका निर्माण कैसे हुआ है, यूरेशियन प्लेट के पूर्व की ओर जाने पर और अफ्रीकन प्लेट के पूर्व में जाने पर, और पश्चिमी जो उत्तरी अमेरिका प्लेट है वो पश्चिम में जा रही है और जो दक्षिण अमेरिकन प्लेट है वो भी आपकी पश्चिम में जा रही है। इस कारण इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है, तो इसे आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगली प्लेट सीमा जिसका नाम है अभिसारी प्लेट सीमा। जब दो प्लेट एक दूसरे के निकट आकर टकराते हैं, उसमें क्या था, दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही थी, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक दूसरे के वो पास आ रही हैं और पास आकर के टकराती हैं, तो इसके मध्य जिस प्लेट सीमा का निर्माण होता है उसे अभिसारी प्लेट सीमा कहा जाता है। ठीक है, और इस प्लेट सीमा को विनाशकारी प्लेट सीमा भी कहा जाता है। क्यों विनाशकारी कहा जाता है, क्योंकि जब दो प्लेट आपस में टकराते हैं तो जिस प्लेट का घनत्व अधिक होता है, यानी जो प्लेट भारी होती है, उस प्लेट का अग्रभाग यानी आगे वाला भाग धीरे धीरे मैंटल में क्षेपण यानी सबडक्शन के द्वारा मैंटल में विलय होता जाता है। ठीक है, विलय मतलब गलता चला जाता है, जिससे इस प्लेट के क्षेत्रफल में कमी आती है। और ये जब क्षेत्रफल में कमी आती है तो तभी इसे क्या कहते हैं, विनाशात्मक, या इसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट कहते हैं। अपसारी आपकी कंस्ट्रक्टिव थी और ये आपकी क्या है, डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपकी एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, जब ये पास आएंगी तो इसका जो इस प्लेट का अग्रभाग होगा यानी जो भारी प्लेट होगी वो नीचे जाएगी, और नीचे का टेम्परेचर आपको पता है कि प्लस में है यानी कि ज़्यादा है, तो ये गलने लगेगी, तो इसके क्षेत्रफल में क्या आएगी, कमी आएगी। इसीलिए इसे विनाशात्मक प्लेट कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों कि जो प्लेटों का अभिसरण है वो 3 प्रकार से होता है। वो कौन कौन से प्रकार हैं आपके, पहला है कि महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के मध्य अभिसरण हो सकता है, यानी एक प्लेट महासागरीय होगी तो दूसरी आपकी महाद्वीपीय होगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि दोनों महासागरीय प्लेटों के बीच भी अभिसरण हो सकता है। तीसरा है कि दोनों महाद्वीपीय प्लेटों के बीच भी अभिसरण हो सकता है। महासागरीय तथा महाद्वीपीय प्लेटों के मध्य अभिसरण, अब हम एक एक करके देख रहे हैं कि महासागरीय और तथा महाद्वीपीय प्लेटों के मध्य अभिसरण किस प्रकार का होता है।
जब महासागरीय तथा महाद्वीपीय प्लेट अभिसरित होती हैं यानी पास आती हैं, यानी पास आकर टकराती हैं, तो अभिसरित होकर टकराते हैं जब, तो महासागरीय प्लेट का घनत्व अधिक है। अभी आपको ऊपर भी बताया था कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो जिसका घनत्व अधिक होता है उसका अग्रभाग नीचे जाता है। तो अगर महासागर और महाद्वीपीय प्लेटें टकरा रही हैं तो कौन सी भारी है आपकी, घनत्व अधिक है, तो महासागरीय प्लेट का। तो आप समझ गए होंगे किसका नीचे जाएगा प्लेट का भाग, तो महासागरीय प्लेट का। अधिक होने के कारण इसके अग्रभाग धरातल के अंदर मैंटल की ओर क्षेपित होने लगते हैं यानी जाने लगते हैं, तथा कम घनत्व वाले महाद्वीपीय प्लेट के अग्रभाग में दबाव के कारण मोड़ तथा वलन बनना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और जो यही वलन है वह कालांतर में मोड़दार, कालांतर मतलब आने वाले समय में मोड़दार पर्वत का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये आपकी महासागरीय प्लेट है, ये आपकी महाद्वीपीय प्लेट है, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये आपकी ओशियानिक प्लेट है। चूँकि इसका घनत्व प्लस में है तो ये आपकी नीचे जाएगी। ठीक है, और मेंटल में आकर के ये गलने लगेगी यानी कि ये मैग्मा में कन्वर्ट होने लगेगी। और जो आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है इसका जो आगे वाला भाग होगा वो ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि दबाव पड़ेगा इस प्लेट के कारण। तो ये जब ऊपर उठ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आने वाले समय में, वलित पर्वत बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का जो अभिसरण है, इस प्रकार के अभिसरण के कारण ही रॉकीज और एंडीज पर्वत माला का निर्माण हुआ है। ठीक है, रॉकीज पर्वत आपका उत्तरी अमेरिका में है, यूएसए में है, और एंडीज पर्वत आपका साउथ अमेरिका में, ये आपको भी याद रखना है। प्रशांत और कोकोस महासागरीय तथा उत्तरी अमेरिकन प्लेट के अभिसरण के कारण रॉकीज पर्वत बना, तथा दक्षिण अमेरिकी प्लेट तथा नजका प्लेट के अभिसरण से दोनों प्लेटों के अभिसरी प्लेट सीमा में एंडीज पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। तो अब आप समझ गए होंगे कि रॉकीज पर्वत का निर्माण कैसे हुआ और एंडीज पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है, किन प्लेटों के पास आने से हुआ है। अब दूसरी कंडीशन है कि जब दो महासागरीय प्लेटें होंगी तो क्या होगा। जब दो महासागरीय प्लेट अभिसरित होती हैं यानी पास आकर टकराती हैं, होकर आपस में टकराते हैं, तो दोनों प्लेटों का घनत्व अधिक होने के कारण दोनों प्लेटों के अग्रभाग नीचे की ओर क्षेपित हो जाते हैं। यानी जब दोनों महासागरीय प्लेटें हैं और दोनों भारी हैं तो अब कौन नीचे जाएगा, तो वो थोड़ा उनके जो अग्रभाग हैं वो दोनों नीचे की ओर क्षेपित हो जाते हैं, जिसके कारण इस महासागरीय क्षेत्रों में गहरी गहरी खाइयों का निर्माण होता है। जैसे आपका मेरियाना गर्त, विश्व का जो सबसे गहरा गर्त है वो आपका मेरियाना गर्त है, और इसकी गहराई 11,033 मीटर है। ठीक है, तो समझ लीजिए आप कि लगभग 11 किलोमीटर के आसपास है। मेरियाना गर्त इस प्लेट सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण है, जहां प्रशांत महासागरीय प्लेट और फिलीपाइन व कैरोलिन प्लेट दोनों महासागरीय हैं। फिलीपीन कैरोलिन भी महासागरीय हैं और प्रशांत महासागरीय तो है ही महासागरीय प्लेट। तो इनके अभिसरण के फलस्वरूप ही आपका मेरियाना गर्त का निर्माण हुआ है। अब अगली कंडीशन है कि जब दोनों महाद्वीपीय प्लेटों के बीच अभिसरण हो तब क्या होगा। जब दोनों महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे की ओर अभिसरित होती हैं यानी पास आकर टकराती हैं, तो ऐसे प्लेट सीमा में दो स्थितियां बनती हैं। अब कौन कौन सी स्थिति बनेंगी, दो स्थितियां। पहली स्थिति में अगर दोनों प्लेटों का घनत्व समान हो, यानी दोनों के घनत्व में अंतर नहीं है, होने पर अभिसरण के कारण दोनों प्लेटों के जो अग्रभाग हैं में वलन पड़ना प्रारंभ हो जाएगा और दोनों प्लेटों का अग्रभाग ऊपर उठने लगेगा। किस कंडीशन में, जब दोनों का घनत्व समान होगा तो दोनों के अग्रभाग टकराएंगे और उनमें वलन पड़ेगा और बाद में वो क्या होगा, इन दोनों के भाग भी ऊपर उठ जाएंगे और मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे यूरेशियाई तथा अफ्रीकी प्लेट के अभिसरण के कारण आल्प्स पर्वत
एवं एटलस पर्वत का निर्माण हुआ है। तो ये आपको याद रखना है कि आल्प्स और एटलस पर्वत का निर्माण किस कंडीशन में हुआ है, क्योंकि जो यूरेशियाई और अफ्रीकी प्लेट है इनके घनत्व तो दोनों के समान है। ठीक है, अब दूसरी स्थिति क्या होगी। दूसरी स्थिति में अगर एक प्लेट का घनत्व अधिक तथा दूसरे प्लेट का घनत्व कम हो तो इस स्थिति में कम घनत्व वाले प्लेट का अग्रभाग फलित होकर मोड़दार पर्वत के रूप में विकसित होता है, जबकि अधिक घनत्व वाले प्लेट का अग्रभाग नीचे की ओर मुड़कर मैंटल में छेपित हो जाता है, जिसके कारण इन दोनों प्लेट सीमाओं के मध्य पर्वत और खाई दोनों का निर्माण होता है। ठीक है, किस कंडीशन में, जब एक प्लेट का घनत्व अधिक है और दूसरी का प्लेट का घनत्व कम है। उदाहरण के लिए जैसे यूरेशियाई प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। चूँकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का घनत्व अधिक है और यूरेशियाई प्लेट का कम है, तो इनके अभिसरण से आपके हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जो कि एक वलित पर्वत है, और दूसरी तरफ गर्त में सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण हुआ। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। वर्तमान समय में भी इसकी ऊंचाई बढ़ रही है, जिसका प्रमुख कुछ वर्ष पहले माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर थी, किंतु वर्तमान समय में इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर के आसपास मापी गई है। तो इससे पता चलता है कि हिमालय आपका लगातार ऊपर उठ रहा है। वहीं गंगा के मैदान में तलछटों एवं अवसादों की गहराई 3 किलोमीटर से भी अधिक पाई जाती है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे गर्त था। ठीक है, इसके बाद अगली प्लेट सीमा है आपकी रूपांतरण प्लेट सीमा, जहाँ दो प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसकती हैं। एक प्लेट में क्या था आपका दोस्तों, मान लीजिए दो प्लेटें थी, तो एक तो दूर जा रही थी दोनों, तो अपसारी प्लेट थी, एक में पास आ रही थी तो अभिसारी थी। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें अब अगली कंडीशन हो गई कि एक प्लेट आपकी ये है, दूसरी प्लेट आपकी ये है, तो ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल और एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसकती हैं। ऐसे प्लेट सीमा को हम रूपांतरण प्लेट सीमा कहते हैं। इस प्लेट सीमा में ना तो विन्यास की प्रक्रियाएं होती हैं, यानी कि ना तो कोई निर्माण होता है प्लेट का, और ना ही इसकी रचनात्मक प्रक्रियाएं होती हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब दोनों प्लेट अगल बगल खिसकती हैं और विपरीत दिशा में, तो ना इससे नए प्लेट का निर्माण होता है या नई चीज़ कोई बनती है, ना विनाश होता है। ठीक है, इसी कारण इसे संरक्षी प्लेट सीमा भी कहा जाता है। रूपांतरण भ्रंश महासागर में दो प्लेटों के अलग करने वाले तल होते हैं, जो मध्य महासागरीय कटकों से लंबवत स्थित में पाए जाते हैं। ठीक है, इन रूपांतरण सीमाओं पर सर्वाधिक मात्रा में भूकंप एवं ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है। तो अब आप समझ गए होंगे सर्वाधिक भूकंप किस सीमा पर आते हैं, तो रूपांतरण प्लेट सीमा पर। सभी प्रकार की प्लेट सीमाओं के आसपास के क्षेत्रों में सर्वाधिक भूकंप से प्रभावित क्षेत्र होते हैं, जहां अक्सर भूकंप के झटके आते रहते हैं। जैसे कैलिफोर्निया के सैन एंड्रियास भ्रंश, ये आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि रूपांतरण प्लेट सीमा का उदाहरण कौन सा है, तो सैन एंड्रियास भ्रंश, जो कि कैलिफोर्निया के पास है, रूपांतरण प्लेट सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, इस चित्र में दोस्तों आप सैंट एंड्रियास भ्रंश को देख पा रहे होंगे। ये आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये आपकी पैसिफिक प्लेट है, ये आपकी जुआन डिफ्यूका प्लेट है, और ये आपकी कोकोस प्लेट है। ठीक है, इन्हीं का जो ये वाला पार्ट है, ये आपका है सैन एंड्रियास भ्रंश, जो कि एक रूपांतरण सीमा का उदाहरण है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यहीं तक बात करते हैं, क्योंकि वीडियो आपका लंबा हो जाएगा फिर। ठीक है,
आज हमने आपसे बात की कि छोटी प्लेटें कौन कौन सी हैं, और इसी के साथ साथ हमने देखा कि प्लेटों की जो सीमाएं हैं वो कितने प्रकार की हैं, जिसमें हमने देखा अपसारी प्लेट सीमा, अभिसारी प्लेट सीमा और रूपांतरण प्लेट सीमा। अभिसारी प्लेट सीमाओं में भी हमने 3 प्रकार की कंडीशन देखी, जब दोनों महासागरीय प्लेटें हों, जब दोनों महाद्वीपीय प्लेटें हों, जब एक महासागरीय हो और एक महाद्वीपीय प्लेट हो। ठीक है, इन सबको भी हमने देखा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के पार्ट 3 के साथ, और PDF भी आपको उसी वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा, उसका लिंक। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।